आज हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में सीखेंगे कि व्हाट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हम सीखें, इसके लिए आपको टाउ इज इक्वल टू NI/AB sin थीटा वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से आना चाहिए। ये क्या है, वन कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल have a number of turns n, cross section area A, kept current in a magnetic field B with current I, and magnetic field makes an angle theta with the area vector. So it is very clear that the torque acting on the coil is tau, that is NI/AB sin theta. बहरहाल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, तो आइए शुरू करते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तो a device used to measure small current, ध्यान देंगे शब्द पर, करंट नहीं, स्मॉल करंट, used to measure small current accurately is called गैल्वानोमीटर। ये गैल्वानोमीटर होता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल किस सिद्धांत पे वर्क करता है। तो सिद्धांत बड़ा सीधा सीधा है, बड़ा सिंपल है, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे अभी तक कि जब भी कोई करंट कैरिंग कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तो उस पर टॉर्क अप्लाइड होता है। तो यही इस प्रिंसिपल है कि व्हेन current carrying coil is placed in uniform magnetic field, it experiences a torque। तो इस पर एक टॉर्क लगता है, and due to this torque the coil get to be deflect, and the amount of deflection gives the idea about, gives the strength, gives the measurement of current in the coil। इसको करंट कितना फ्लो कर रही है, इसको हम उस डिफ्लेक्शन को देख करके, उस टॉर्क के आधार पर जो कॉइल में डिफ्लेक्शन हो रहा है इसको देख करके हम कितनी करंट कंडक्ट कर रही है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आइए जरा कंस्ट्रक्शन समझें। कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर क्या क्या होता है इस गैल्वेनोमीटर में। तो गैल्वेनोमीटर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आपका एक मैग्नेटिक पोल्स हैं, ये नॉर्थ पोल, ये आपका ये साउथ पोल, यहाँ पर ये इस पर से यहाँ पर एक कॉइल देखिए हैंग की हुई है, ये इस तरीके से यहाँ पर एक कॉइल लटकाई जाती है। इस कॉइल में बहुत सारे टर्न है, नंबर ऑफ टर्न्स n। यहाँ पर कॉइल देखिए, आपको समझ आ रही होगी, कॉइल दी हुई है इस तरीके से। और ये कॉइल जो है ये देखिए स्प्रिंग से अटैच होती है इस तरीके से। यहाँ पर ये पहले, अब तो मैग्नेट में, अब तो यहाँ पर एक नीडल लगी रहती है, पहले मिरर लगा रहता था। और यहाँ पर ये एक वायर का कनेक्शन है डायरेक्टली, और ये टैप T1, इसमें से करंट इंटर करेगी, और यहाँ पर ये जो टैप T2, इस टैप से करंट बाहर जाएगी। तो यहाँ पर करंट T1 T2 है जिसके थ्रू करंट अंदर बाहर जाती है। यहाँ पर ये पूरी की पूरी कॉइल सॉफ्ट आयरन कोर पर लपेटी गई होती है। ये सॉफ्ट आयरन कोर क्यों होता है, तो सॉफ्ट आयरन कोर इसलिए होता है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा हो कॉइल के अक्रॉस, सॉफ्ट आयरन के नाते से बहुत स्ट्रांग हो जाता है, स्ट्रांग सॉफ्ट आयरन हो रहा है। और यहाँ पर ये जो बेस या रिजिड सपोर्ट होता है जिससे ये लटका रहता है, रिजिड सपोर्ट S जिससे लटकाया गया होता है,
वहां से ये स्ट्रिप, फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप पर ये आपका कॉयल इस तरह से यहाँ पर सस्पेंडेड होती है, लटकाई गई होती है। तो ये आपका पूरा पूरा सिस्टम हो गया। और अब आप समझ रहे हैं इसमें जैसे ही हम यहाँ टैप 1 और टैप 2 के थ्रू करंट इंट्रोड्यूस करेंगे तो करंट यहाँ पर इस कॉयल में कंडक्ट करेगी, करंट इस कॉयल में कंडक्ट करेगी। और जब करंट इस कॉयल में कंडक्ट करेगी तो ऑब्वियसली ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो इस पर एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा, जिसके नाते से ये कॉयल आपकी डिफ्लेक्ट कर जाएगी, डिफ्लेक्ट करेगी। और इस कॉयल के डिफ्लेक्शन होने पर होगा क्या, मान लो ये मेरा ये वाला हाथ है, ये जो मुट्ठी के रूप में दिखा रहा हूं मैं, ये इस रिजिड सपोर्ट के साथ पे लटकाया गया ये कॉयल होगी। और जब इस पर टॉर्क लगेगा तो ये कॉयल आपकी डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये कॉयल डिफ्लेक्ट होगी तो ये जो आपकी स्ट्रिप लगी हुई है, इस स्ट्रिप में ऐंठन हो जाएगी, इस स्ट्रिप में ट्विस्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। और चूंकि ये फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है, या इसमें जब ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा तो आप जैसे सपोज कीजिए अगर हाथ में अगर कोई ट्विस्ट प्रोड्यूस करे तो क्या होगा, तो ये हाथ इसको रोकने का प्रयास करेगा, लेकिन मानेंगे नहीं। अगर आप बहुत तगड़ा ट्विस्ट कर देंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा, और जितना ज्यादा आप ट्विस्ट प्रोड्यूस करेंगे उतना ही तगड़ा यहाँ पर रीस्टोरिंग, इसको वापस लाने के लिए टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ दो तरह का टॉर्क हो गया, एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो ट्विस्ट कर रहा है, और एक रीस्टोरिंग टॉर्क जो उसको वापस लाने का प्रयास कर रहा है। वो रीस्टोरिंग टॉर्क कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ जो सस्पेंशन स्ट्रिप और ये लगी हुई स्प्रिंग्स, इसमें प्रोड्यूस होता है। और एट द कंडीशन इन विच द कॉइल गेट टू बी बैलेंस इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क। हाथ के केस में ऐंठ रहे हैं आप, ब्रेक नहीं करना, बचा करना है। तो यहाँ पर जिस पर यहाँ बैलेंसिंग आती है, दैट इज द केस ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क। इसी स्पेशल केस की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्द मैंने लिखे, कुछ शब्द मैंने बोले। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर ये कॉइल होती है, आपका कॉइल तगड़ा है, इसको जो सॉफ्ट आयरन कोर पर होता है, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप होती है, और ये आपके मैग्नेटिक शूज जो है लगे हुए, ये यहाँ पर ये नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड है जो स्पेशली प्रोड्यूस करता है वेरी हाई अमाउंट ऑफ टॉर्क, हल्के से करंट के साथ में वेरी हाई अमाउंट ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो ये सारी बातें समझते हुए आप कंस्ट्रक्शन को समझेंगे, जो फिगर और कुछ छोटी छोटी डिफिनेशंस के साथ में क्लियर होती हैं। आइए हम यहाँ पर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट देना शुरू करें आपको कि व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड द मेजरमेंट ऑफ करंट इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, and after the deflection we can determine the strength of current. तो how it is possible, इसको जानने के लिए हम लोग कंसेप्ट पकड़ेंगे थ्योरी। कंस्ट्रक्शन में फिगर बनाना और छोटी छोटी डिफिनेशन लिखना, वो मैं आपको थ्योरी समझाते या वर्किंग समझाते बीच में बताते रहूंगा। तो द coil experience deflecting torque, टाउ से दिखा रहा हूं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टाउ when it kept in magnetic field conducting current I। जब इसमें करंट I कंडक्ट करेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो इस पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा। द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क tau, the deflecting torque tau twist the coil at angle alpha, then suspension strip produce a restoring torque
tau dash to balance the twist produce, तो ट्विस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको बैलेंस करने का काम करता है। तो इन इक्विलिब्रियम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को मैंने टाउ से दिखाया था, रीस्टोरिंग को मैंने टाउ डैश से दिखाया था। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना हो जाएगा, NIAB साइन थीटा, थीटा की वैल्यू यहां 90 डिग्री है। क्या मतलब हुआ, यहां पर देखिए शब्द आता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर देखिए इस तरीके से ये आपका नॉर्थ पोल था, ये आपका साउथ पोल था। कॉइल आपकी एरिया वेक्टर ऐसे होता है। तो यहां पर आप अगर ध्यान देंगे तो पूरा का पूरा ये मैग्नेटिक फील्ड है ये इस प्लेन में है, जबकि इस कॉइल में जो एरिया वेक्टर है वो इस प्लेन के आउटवर्ड है। तो बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री होता है भाई, क्यों 90 डिग्री होता है, क्योंकि यहाँ पर टॉर्क जरा सा भी लगे तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रिस्पॉन्स कर रही हो। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब उसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में है, ध्यान दीजिए इस प्लेन में है। और जबकि कॉइल ऐसे रखी गई है तो कॉइल का जो एरिया वेक्टर है वो ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में है, बीच का एंगल 90 डिग्री है, मैक्सिमम टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है जो अच्छा खासा डिफ्लेक्शन देने का प्रयास करेगा। और यहां पर रीस्टोरिंग टॉर्क जो होगा दैट इज स्मॉल k इंटू अल्फा। यहां पर ट्विस्ट का एक कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है कि यहां पर जो फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप है इसमें रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो रहा है और ये डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कॉइल कितना डिफ्लेक्ट कर गई, कॉइल कितना डिफ्लेक्ट कर गई, अल्फा एंगल। ध्यान दीजिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, कॉइल इस तरह डिफ्लेक्ट करती है, एरिया वेक्टर हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एरिया वेक्टर का एंगल 90 डिग्री और डिफ्लेक्शन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो इसमें जो ट्विस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें रीस्टोरिंग जो टॉर्क डेवलप होगा दैट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्टिंग एंगल अल्फा। और यहां पर ये के जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। यहां लिख सकते हैं आप वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड अल्फा इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन कॉइल। कॉइल में कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए NIAB इज इक्वल टू के अल्फा। तो I इज इक्वल टू के अपॉन NAB इंटू अल्फा। तो यहां से क्या आ गया, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा आ गया, या यहां पर I इज इक्वल टू G, कैपिटल G अल्फा आ गया। तो यहां पे आप देख रहे हैं डिफ्लेक्शन जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। इसका मतलब और लीनियर प्रोपोर्शनल है, मतलब करंट दुगनी करेंगे तो डिफ्लेक्शन भी दुगना हो जाएगा। तो यहाँ डिफ्लेक्शन नापते हुए हम लोग करंट के अमाउंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 1 एम्पियर करंट पर 1 डिग्री डिफ्लेक्शन और हमको अगला डिफ्लेक्शन 10 डिग्री का मिल गया, तो ऑब्वियस सी बात है करंट जो है वो 10 एम्पियर की हो गई। तो ज्यादा डिफ्लेक्शन ज्यादा करंट और प्रोपोर्शनली मूव कर रहा है। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया, पहले तो आइए लिखा जाए व्हेन कैपिटल जी क्या है, स्मॉल k अपॉन NAB इज proportionality constant called galvanometer constant, called
गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। अब यहां से आपको क्लियर होना चाहिए कि यहां पर ये क्या चीज है। क्लियरली the deflection is directly proportional to the deflection alpha is directly proportional to current I, directly proportional to current I, so that by measuring deflection, current can be measured। स्केल बना देते हैं, उस पर हम लोग डिफ्लेक्शन समझते जाते हैं। 1 एम्पियर के लिए पता लग रहा है 2 डिग्री, तो 2 एम्पियर के लिए 4 डिग्री, 3 एम्पियर के लिए 6 डिग्री, 4 एम्पियर के लिए 8 डिग्री। तो उसी तरीके से हम अलग अलग स्केलिंग बना करके वहां पे करंट की वैल्यू लिखेंगे और जितना डिफ्लेक्शन होता जाएगा। अब तो निडल लगाते हैं, पहले मिरर पर लाइट डाल करके लाइट कितना डिफ्लेक्ट हो रही है, इस आधार पर हम लोग करंट को आसानी से मेजर कर लेते थे। दैट इज द स्पेशल कॉन्सेप्ट ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी हम आपके कमेंट्स ले लेते हैं और इसके बाद इससे जुड़ा हुआ जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो बनते हैं सेंसिटिविटी पर। व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी आज इसको भी हम लोग टाइम मिलेगा डिस्कस कर लेंगे कि व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। उसके पहले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या बातें नहीं समझ में आई, आइए हम लोग आपस में एक बार फिर से इस बात को समझते हुए डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, ध्यान से देखिए, समझिए।